देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और मेरा दोस्त रवि, हमने एक साथ अपनी स्कूलिंग पूरी की और इंजीनियरिंग के एडमिशन टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास करके एडमिशन लिया। मैं चूंकि आईटी में पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर मेरा दोस्त रवि, जो बचपन से मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था, उसने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। और अब वो और मैं अपने घर से बाहर निकल गए थे अपने आगे की ज़िंदगी को साधने। उन दिनों चूंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थे, इसलिए हम लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए। पहले सेमेस्टर की परीक्षा के बाद हमारी तकरीबन 20 दिनों की छुट्टी होने के कारण जब मैं घर आया तो रवि मुझसे मिला, एकदम दुबला और दिमागी तौर पर टूटा हुआ। मैं तो उसकी हालत पर चौंक हो उठा। पूछने पर मालूम हुआ वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है। वो जाने के कुछ दिनों के भीतर ही वापस आ गया था। पहले तो वो अपने बारे में कुछ बोलने को राजी ही नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने उस दिन के बारे में बतलाया। उसको जब चेन्नई में एडमिशन मिला था तो उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। वहाँ पर उसे एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी मिल गई। हॉस्टल का नाम था माँ सरस्वती बॉयज़ हॉस्टल। शाम का समय था। वो जब अपने सामान के साथ पहुँचा और वहाँ पर एक कमरा मिला जो 6वीं मंजिल पर था। सामान रख रात का खाना खाने डाइनिंग हॉल में पहुंचा। अकेला एक टेबल पर बैठ गया और अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने लगा। एकाएक उसके पड़ोस की कुर्सी खींचकर कोई बैठा और फिर आंखें उठाकर देखा तो पाया कि कुर्सी पर एक लड़का बैठा उसे घूर रहा था। नए हो? आज ही आए हो? कहाँ से आए हो? हिंदी आती है या सिर्फ तमिल बोलते हो? आंखें मिलते ही प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। सारे प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर देते ही अगला प्रश्न दागा, किस रूम में हो? जैसे ही जवाब में कहा कमरा नंबर 63, तो उस लड़के के हाथ की प्लेट नीचे गिर गई। क्या 63 नंबर? अभी चलो, वो कमरा छोड़ दो, मेरे कमरे में रह लो, कल दूसरा कमरा ले लेना। पर रवि नहीं माना। वो लड़का बोला, अगर ज़रूरत हो तो रात में हमारे कमरे में आ जाना, बिना किसी बहादुरी दिखाए। आखिर खाना खाकर जब रवि अपने कमरे में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उस 6ठी मंजिल पर उसके अलावा और कोई नहीं था। बड़ा अजीब लगा। 5 मंजिल पूरी तरह से भरे थे और इस मंजिल पर कोई क्यों नहीं है। खैर, वो सारे दिन की थकावट के बाद सो गया। रात में करीब 12 बजे होंगे जब उसकी नींद खुल गई। कमरे की बत्ती जल रही थी। उसे अच्छी तरह से याद था वो बत्ती बुझा कर सोया था। बत्ती में उसे नींद नहीं आती थी, पर एकाएक उसकी नज़र स्टडी टेबल पर पड़ी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सारे शरीर के बाल खड़े हो गए। रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। अब उसे समझ में आने लगा उस लड़के ने क्यों उसे वो कमरा तुरंत छोड़ने को कहा था। उसने देखा कि स्टडी टेबल पर एक छाया, हाँ छाया कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसके शरीर को रवि देख नहीं पा रहा था, पर सिर्फ छाया ही दिख रही थी। वो मन लगाकर उसकी किसी किताब को पढ़ रहा था, पर जब उस छाया को महसूस हुआ कि रवि उसे देख रहा है तो उस छाया ने अपने सर को घुमाकर उसकी ओर देखा। उस विभत्स चेहरे को देख रवि की चीख निकल गई। वो सिर्फ एक छाया प्रतीत हो रही थी, पर उसके चेहरे पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। आंखें बाहर को ठेलकर जैसे गिरने वाली हों। अंदर से खून की रंगत और नसें साफ दिख रही थी। नाक और मुंह के कोरों से पतली बहती खून की धारा उस चेहरे को और भी डरावना बना रही थी। तभी एकाएक वो छाया उठी और रवि की ओर बढ़ने लगी।
रवि पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कमरे से बाहर को भागा, पर वो जिधर भी जा रहा था वो रास्ता रोक देता। सिर्फ एक छत की सीढ़ी पर, जैसे वो रवि को ले जाना चाहता हो। हॉस्टल की छत अंधेरे में एक विशाल अंधकूप सा प्रतीत हो रहा था। तभी रवि ने महसूस किया कि छत पर आते ही जैसे उसका अपने शरीर पर से नियंत्रण नहीं रहा और वो धीरे धीरे छत के कोने की ओर खिसकता जा रहा था। तभी उसे एक कोलाहल सुना और साथ ही कुछ लड़कों को हाथ में मशाल लिए उसकी ओर आते देखा। वो छाया उनकी उपस्थिति से एकाएक गायब हो गई और रवि अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने खुद को हॉस्टल के मेडिकल रूम में पाया, चारों ओर से लड़कों से घिरा हुआ। उसको मालूम हुआ शाम को जिस लड़के ने उसको अपने पास बुलाया था, लेकिन जब रवि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो वो कुछ सीनियर्स के पास जाकर सारी बात उन्हें बताता है और सब लोग बारी बारी से 5वीं मंजिल से रवि के कमरे की निगरानी में थे। जैसे ही उनको खबर मिली कि रवि अपने कमरे से चीखता हुआ निकला है, सभी मशाल जला ऊपर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि किसी ने बताया था आत्मा आग से डरती है और भाग जाती है। इस तरह रवि की जान तो बच गई, पर उस पर डर इतना हावी हो गया कि वो सब छोड़कर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियां इतनी मजेदार होती थीं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जमींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहाँ से काफी दूर था, मगर उस गांव के जमींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी और उनकी ये खास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं। तो मैं किस मुंह से मना करता, लिहाजा मुझे वहां जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारे बाराती पहुंचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा 1 घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ जमींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि जमींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी। ऐसे में अगर मैं वहां रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। जमींदार साहब के बहुत जिद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूंगा।
जिसके बाद जमींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफी सारे पैसे थे। इसलिए मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई, जो कि किसी आदमी की थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूं। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा ताकि मैं वहां से 9-2-11 हो सकूं। अभी भी उस आवाज को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूं। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज आनी बंद हुई। मैं एक दफा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब 2 लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा। अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे।
इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे, पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा। वो लोग प्रेत है, प्रेत। उनका यही काम है, लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान हैं, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नजर उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं, और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेत बाधित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, अब काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।